देखो लास्ट क्लास अपन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग सीखा था। अब सर्टेन डिस्कशंस को आगे लेके चलता है। आप लोगों ने एक चीज देखा कि एक होता है सब्सक्रिप्शन एट पार, यानी कंपनी जितना इशू करता है। सिचुएशन क्या क्या होता है कंपनी के पास? सिचुएशन ऐसा होता है जितना इशू कर रहा है उसके बराबर एप्लीकेशन आता है, या फिर जितना इशू कर रहा है उससे लेस एप्लीकेशन आ रहा है कंपनी के पास। इसको हम लोग बोलता है सब्सक्रिप्शन एट पार, और इसको बोलते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर एक होता है जितना अपन इशू कर रहा है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ रहा है, उसको हम लोग बोलता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखना इस ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, असली कहानी इसी में। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी लेट से सपोज 1000 शेयर्स इशू कर रहा है, बट कंपनी के पास इतना कंपनी इशू कर रहा है, कंपनी के पास एप्लीकेशन एप्लीकेशन आ गया लेट से सपोज 1600 शेयर्स के लिए। तो एक सिनेरियो हमने क्या सीखा? पहला केस कंपनी क्या करेगा? इशू कर देगा 1000 शेयर्स एंड रिफंड कर देगा 600 शेयर्स को। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन का कैटेगरी। और एक देखो क्या हो सकता है, कंपनी इशू कितना करेगा? इशू तो 1000 ही करेगा ना, उससे ज्यादा तो कंपनी दे ही नहीं सकता है। बट जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, extra application money will not be refunded। इसका मतलब जो 600 शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी रिफंड नहीं कर रहा है। यानी मान के चलो यहाँ पे कंपनी 1000 शेयर्स दे रहा है और सामने से लेने वाला एक ही बंदा है, वो बोलता है मेरे को 1600 शेयर्स दे दो। कंपनी बोलता है 1600 नहीं दे पाएगा, हम तो 1000 ही इश्यू कर रहे हैं, 1000 ले लो और बाकी तुम्हारा 600 शेयर्स पे जो तुमने एक्स्ट्रा अप्लाई किया है वो पैसा ले जाओ। नॉर्मल सिनेरियो। अब है कंपनी इशू कर रहा है 1000, सामने से एक बंदा है मिस्टर एक्स, वो बोलता है मेरे को 1600 शेयर्स के लिए चाहिए। कंपनी बोलता है वी कैन नॉट गिव यू 1600। कंपनी कितना देगा? 1000 शेयर्स। लेकिन कंपनी उसका जो 600 पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी लिया है उसको रिफंड नहीं कर रहा, अपने पास ही रख रहा है। अपने पास रख सकता है क्या? चलो रख लिया, अब क्या करेगा? फ्यूचर में कंपनी जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगा तो वो क्या बोलेगा कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ना आपके पास, वहां से एडजस्ट कर लो। आई बात समझ में? तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है और कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करता, उस केस को हम लोग बोलता है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलता है? प्रो राटा अलॉटमेंट। ये होता है प्रो राटा अलॉटमेंट कि जब इश्यू है ज्यादा, आई मीन इश्यू है कम, एप्लीकेशन ज्यादा, बट रिफंड नहीं कर रहा कंपनी, इसी को बोलता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा, इट्स नॉट डाटा, इट्स राटा, RATA, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो बेसिकली प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? नीचे लिख लेता है। तो क्या होगा प्रो राटा अलॉटमेंट में? अंडर दिस excess application money
is not refunded provided it will be adjusted with future allotments and calls। जो भी एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगा, फ्यूचर में जो पैसा मंगवाएगा उसके साथ में एडजस्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। यहां तक समझा कि प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है, कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, उसको आगे एडजस्ट करेगा अलॉटमेंट एंड कॉल्स के साथ में। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन किया था वहां पे क्या हो रहा था, एक्सेस एप्लीकेशन को हम लोग रिफंड कर रहा था, रिजेक्ट करके रिफंड कर रहा था। बट इफ क्वेश्चन बोल दिया कि कंपनी इज डूइंग प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप लोग रिफंड नहीं करोगे, इट विल बी फर्दर एडजस्टेड टू अलॉटमेंट और कॉल्स। क्लियर है। एक होता है आपका शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। क्या है ये शेयर इश्यू एक्सपेंसेस? जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करना चाहता है बहुत तरह का खर्चा है, प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है, सीए का फीस है, लॉ फीस है, डॉक्यूमेंटेशन का जेरोक्स वेरोक्स करना, बहुत सारा खर्चा लगता है। तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस, तो कंपनी एक्सपेंस का एंट्री क्या करेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम क्या है, जैसे आप लोग नॉर्मली रेंट का एंट्री क्या करते हो, रेंट भी तो एक खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, शेयर इश्यू। शेयर इश्यू करने के टाइम एक्सपेंस हुआ तो हमारा जर्नल क्या होगा, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being expenses incurred। फिर आपने क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सपेंसेस आर नॉमिनल नेचर अकाउंट, इन सबको क्लोज कर दिया जाता है बाय ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली यूज होता है रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर है, ये तो कभी कभी होने वाला खर्चा है ना, राइट। तो रेवेन्यू नेचर का तो है नहीं। तो जब आपने सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 का लिमिट्स पढ़ा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां यूज कर सकता है, तो वहां एक पॉइंट था फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स था ना, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो यानी इस खर्चे को आप राइट ऑफ कर सकता है किसके साथ, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आपके क्वेश्चन में और आपके सॉल्यूशन में इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी आपके कंपनी की बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, तो हम लोग उसको यूज करेगा और इस अकाउंट को क्लोज कर देगा। कैसे क्लोज करेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। लेकिन यदि तुम्हारे बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तभी भी ये एक्सपेंस अकाउंट है, इसको तो क्लोज करना पड़ेगा। तब तुम यूज करेगा अपना नॉर्मल पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन आपको शेयर इश्यू एक्सपेंस को क्लोज करने के लिए बोलेगा नहीं, ये इंप्लाइड है कि आपने कोई नॉमिनल नेचर अकाउंट ओपन किया तो उसको ईयर एंड में क्लोज करना ही होगा। तो ये ट्रांसफर एंट्री आपको करना ही पड़ेगा, जिस भी क्वेश्चन में इश्यू एक्सपेंस बोल दिया तो आप ये एंट्री तो करेगा ही करेगा।
उसके साथ में ये वाला एंट्री भी करेगा। राइट ऑफ एंट्री बोलता है इसको हम लोग, राइटिंग ऑफ करना, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आया प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, समझ में आया शेयर इश्यू एक्सपेंसेस क्या होता है, क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इंस्टेड ऑफ जर्नल अलोंग विद द जर्नल आपको कैश बुक बनाने बोलेगा। जब भी क्वेश्चन आपको कैश बुक बनाने बोले तो आपने जितना भी जर्नल एंट्री में बैंक यूज किया है वो जर्नल आप नहीं करेगा, उसको आप कहां पोस्टिंग करेगा, कैश बुक में। बिकॉज जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू जर्नल एंड लेजर, वो दोनों का पर्पस फुलफिल करता है। कैश बुक क्या है, एक सब्सिडियरी बुक्स है, एंड जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स तो एक ही स्टेज में आता है, और उसके बाद में हम लोग लेजर्स बनाता है। तो जब आपने कैश बुक में एंट्री कर दिया तो अलग से जर्नल करने का जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना एग्जाम में जब भी आपसे कैश बुक पूछे तो बैंक का जर्नल एंट्री करके मत आना, वरना मार्क्स कट हो जाएगा। क्योंकि आपने इफ कैश बुक में एंट्री किया तो उसको जर्नल करने का कभी जरूरत ही नहीं होता है। इज इट क्लियर। तो अब ये कैश बुक बनाना सीखता है कि कैसे कैश बुक बनाएगा, दिमाग में फिट हो गया कि क्वेश्चन कैश बुक मांगेगा तो हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन में बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, बैंक से रिलेटेड जर्नल नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखो ये कैश बुक बनाना कैसे, यानी अदर देन बैंक जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका जर्नल पास होगा। यदि मैं कोई भी सॉल्यूशन निकालूं, जैसे लास्ट क्लास में जो किया, इफ क्वेश्चन कैश बुक मांगेगा तब फिर आप ये जर्नल एंट्री यहां नहीं करेगा। बैंक से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री आप नहीं पास करेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो देखो कैश बुक कैसे बनेगा, पता है क्या कैश बुक कैसे बनता था। हम्म, पैसा आता है तो किस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड, और जाएगा तो क्रेडिट साइड। क्लियर। हाँ वो होता था कैश बुक के अंदर में वो, बट यहाँ यहाँ नहीं चाहिएगा। वैसे तो एलएफ का कॉलम भी नहीं चाहिए, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। नॉर्मल लेजर के फॉर्मेट में बना देना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या क्या आएगा, कंपनीज के केस में जब कंपनी शेयर्स इश्यू करता है तो क्या क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है, यानी पैसा आ रहा है तो कैश बुक बढ़ेगा। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, पैसा आएगा। इफ कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिख देना। एप्लीकेशन का पैसा आता है तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। फिर ट्रांसफर एंट्री में क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी रिफंड कर देते हैं ना, रिफंड करते हैं तो पैसा जाएगा, नहीं आएगा इस तरफ, जब रिफंड करेंगे तभी इस तरफ आएगा। रिफंड कर दिया हमने तो वो पैसा क्रेडिट साइड से चला जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू में तो यहाँ कोई काम नहीं, वो तो ड्यू एंट्री में जाएगा। फिर अलॉटमेंट रिसीव एंट्री, तो जितना पैसा रिसीव हो रहा है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। कभी कभी अलॉटमेंट के साथ में
अलॉटमेंट के साथ में आपको कॉल्स का पैसा मिल जाता है ना, तो 2 कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है, राइट। फिर हम लोग कॉल्स को ड्यू करते हैं, फिर कॉल ड्यू करते हैं, एंड देन कॉल रिसीव एंट्री आता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल, राइट। तो वो कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा। फिर समटाइम्स क्या होता है कि पहले कॉल्स इन एरियर किया था और बाद में वो पैसा दे देता है हम लोग को, अलॉटमेंट में एरियर किया और फर्स्ट कॉल में के साथ अलॉटमेंट का एरियर वाला पैसा भी दे रहा है, तो कॉल्स इन एरियर क्लोज करते हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इफ प्रीवियस एरियर का पैसा आपको मिल जाएगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, क्लियर है। बस इतना ही ट्रांजैक्शन तो आपका कैश बुक में आना है। एट प्रेजेंट फॉर फ्यूचर वगैरह हमने सीखा नहीं है, जब फॉर फ्यूचर होगा तो री इश्यू के टाइम फिर वो पैसा भी आ जाएगा। इस तरीके से आपका नॉर्मल कैश बुक बनता है। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन करता है जिससे जितना डिस्कस किया वो सारा कवर अप हो जाएगा अपना, एंड उस क्वेश्चन के अंदर अपन कैश बुक ड्राफ्ट करेगा। देखो मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ शॉर्ट हैंड में, आप लोग भी शॉर्ट हैंड में लिख सकता है, वरना आप लोग का बुक का क्वेश्चन नंबर 11 ही है। मैं शॉर्ट हैंड में लिख देता हूँ उसको, कि एक कंपनी है, उसने इशू कर रहा है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। शेयर्स का फेस वैल्यू है 100 रुपए, और पैसा कैसे कैसे देना है, एप्लीकेशन के साथ 20 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 30, फर्स्ट कॉल के साथ 20, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30। इस तरीके से क्वेश्चन बोला है। हाँ, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे शॉर्ट हैंड से उतार सकता है जो ऑनलाइन में है, कि कंपनी इशू कर रहा है 5000 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स है 100, इशू प्राइस भी 100 ही है, यानी इशूड एट पार, इशू प्राइस भी 100 है। कंपनी बोला है एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड एंड फाइनल 30। ठीक है। अब कंपनी को टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आया है 8000 शेयर्स के लिए। कंपनी तो इशू कर रहा है 5000 और एप्लीकेशन आया 8000, तो कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है इसमें से 1000 शेयर्स को तो हमने क्या किया, रिजेक्ट, यानी उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, एंड बाकी जितने बच गए हैं, बाकी कितने बच गए, 7000 शेयर्स,
इनको प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है, मतलब इनका पैसा रिफंड नहीं करेगा, बट इनको शेयर्स कितना दे रहे हैं, 5000 शेयर्स, अप्लाई किया 7000, बट कंपनी इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता है, तो इनको 5000 दे दिया। तो इनके रिगार्डिंग कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा है। कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास पड़ा है, 2000 इंटू 20, 40,000 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है टोटल शेयर होल्डर 5000 हो गया, उसमें एक राजीव है, उसमें एक राजीव है जिसको अलॉट, कंपनी ने अलॉट किया है 200 शेयर्स। ठीक है, राजीव है जिसको अलॉटेड है 200 शेयर्स, पेड 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट। मतलब ये क्या कर रहा है, ये बंदा, ये बंदा अपना एप्लीकेशन तो दे ही रहा है, अलॉटमेंट भी दे रहा है, लेकिन अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया इसने। इसने ये दोनों का भी पैसा साथ में दे दिया। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? फिर बोलते हैं शंकर बोल के एक है, एक है शंकर, उसको अलॉट हुआ है 300 शेयर्स, मतलब उसके पास 300 शेयर्स है। वो क्या कर रहा है, अपना एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया। he failed to pay the first call and second call money। ये है आपका क्वेश्चन। समझ में आया? अब यहाँ पे असली कहानी क्या है पता है? मजा तो जब आता जब क्वेश्चन बोलता कि शंकर ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, मजा तो तब आता, बट अलॉटमेंट दे ही दिया तो क्या ही टेंशन। चलो बेसिक क्वेश्चन, एक लेवल इस क्वेश्चन के बाद में अपन इंक्रीज कर लेगा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब रियल शेयर्स के अंदर घुस रहा है तुम लोग धीरे धीरे। जब प्रो राट आ जाता है मतलब समझ लो मेन शेयर्स आ चुका है। फिर एक बार कंसिडरेशन अदर देन कैश वगैरह थोड़ा सा लाइट टॉपिक करेगा, एंड देन प्रॉपर्ली फॉरफीचर रेशियो में घुसेगा। हाँ, थोड़ा है। अब देखो हम लोग को क्या करना है, जर्नल प्लस कैश बुक करना है। क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? जर्नल, जर्नल के साथ में हम लोग को बनाना है हमारे पास क्वेश्चन में कैश बुक का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। एक बार के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे ही छोड़ दिया। पहला एंट्री, पहला एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री होगा। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो उसका जर्नल नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां आ जाएगा। बताओ कितना टोटल एप्लीकेशंस आया आपके पास, 8000 एप्लीकेशन। तो भैया 8000 जर्नल एप्लीकेशन, के लिए जगह छोड़ना है। हाँ जर्नल के लिए स्पेस छोड़ दो, या पहले कैश बुक बना लो नीचे जर्नल, उससे फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में भी, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया। तो 8000 इंटू 20 कितना आ जाएगा,
1,60,000। एप्लीकेशन रिसीव तक किसी को डाउट है क्या? जब कैश बुक बोला तो हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव का डायरेक्ट कैश बुक में एंट्री कर दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, अब यहां पे ट्रांसफर एंट्री में बोलो क्या करोगे तुम लोग? यहां पे भी देखो गड़बड़ी करोगे। क्या गड़बड़ी करोगे पता है? आपने रिजेक्ट किया है कितना? 1,000 शेयर्स का पैसा रिजेक्ट किया है, तो उनको तो रिफंड करना पड़ेगा ना। तो रिफंड वाला पैसा का तो जर्नल करना ही नहीं है, उसका सीधा कैश बुक में आएगा। बाय शेयर एप्लीकेशन 1,000 इंटू 20,000 तो रिफंड हो गया। रिफंड कर दिया हमने। अब ट्रांसफर एंट्री कितने शेयर होल्डर्स के लिए होगा? 7,000 के लिए। तो 7,000 इंटू 20, 1,40,000। हम कितना शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? 5,000। 7,000 वालों को 5,000 दे रहे हैं, तो 5,000 शेयर्स दे रहे हैं, तो कैपिटल में उतना ही जाएगा। टू शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 20, 1 लाख। अब ये एक्स्ट्रा 40,000 का क्या करना है? ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी कंपनी कहां यूज करेगा? फ्यूचर के नेक्स्ट नेक्स्ट कॉल पे नेक्स्ट क्या मंगवाते हैं हम लोग? अलॉटमेंट। तो ये पैसा कहां एडजस्ट करेगा? अलॉटमेंट में। टू शेयर अलॉटमेंट, हम बोल देंगे हमें पहले से ही मिल गया अलॉटमेंट का पैसा, क्योंकि जब अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं ना। तो हम पहले से ही शेयर अलॉटमेंट में पैसा डाल के छोड़ देंगे। क्लियर है ये? कितना एक्स्ट्रा था? 40,000। लेकिन अब एक चीज दिमाग में रखना, जब आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हो, चेक कर लेना क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है क्या। तब तो उसके नेक्स्ट तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि देखो, यहां पे आप लोग इस कैटेगरी वालों से, यही मेरे शेयर होल्डर है, इनसे अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगवाओगे? 5,000 इंटू 30 रुपीज। अरे उनसे अलॉटमेंट में तो इतना पैसा मंगवाएंगे ना, 1,50,000। आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे 1,50,000 का, और आपके पास एक्सेस कितना आया हुआ है? यानी अलॉटमेंट से आगे तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता है, तो यानी वो शेयर अलॉटमेंट तक ही रुक जाएगा। सपोज आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता 1,60,000, तो 1,50,000 तक तो अलॉटमेंट तक रखते हम लोग, बाकी 10,000 कहां चला जाता? वो कॉल्स इन एडवांस, या फिर शेयर फर्स्ट कॉल में भी डाल के छोड़ सकते थे आप। आई बात समझ में? तो ये एंट्री क्लियर है? बीइंग, हेलो, so being application money transferred नेक्स्ट एंट्री क्या होगा आपका? समझ में आया ना? प्रो राटा में क्या होता है? प्रो राटा में एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं करता, जितना भी एक्सेस है उसको हम लोग आगे लेके जाता है जहां तक एडजस्ट होगा। यहां पे अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो रहा था तो अलॉटमेंट में लेके आया। इफ अलॉटमेंट भी पूरा एडजस्ट हो जाता तो हम लोग कॉल्स तक भी लेके जाता। क्लियर है ये चीज? एडजस्ट हो जाता पूरा का पूरा। अभी बताया ना कि 150 आपका अलॉटमेंट ड्यू है, और यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी 160 होता
तो पूरा एडजस्ट हो गया 150, तो 10,000 तो अभी भी बच गया ना। वो 10,000 हम लोग फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करता, तब हम लोग और उसको आगे लेके जाता। क्लियर है? तो पहला दो एंट्री क्लियर। पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव किया एंड देन ट्रांसफर एंट्री कर दिया। क्या चीज? अलॉटमेंट का पे कहाँ कर रहा है? वो तो एक्स्ट्रा कंपनी के पास पड़ा है, कंपनी को पता है कि मेरे को ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। कंपनी के लिए तो ये एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ एक लाइबिलिटी है, तो उस लाइबिलिटी को उन्होंने प्रॉपर अकाउंट में डाल दिया कि फ्यूचर में मैं कहां से एडजस्ट करूंगा, अलॉटमेंट में साथ। बैंक का तो एंट्री पहले ही कर लिया था हमने। नेक्स्ट क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। ड्यू करेंगे तो क्या होगा? भैया प्रोराटा वाला हमेशा कॉल्स के साथ ही एडजस्ट होगा। कॉल्स के नहीं, सबसे पहले अलॉटमेंट के साथ। क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना होता है। ठीक है कॉल्स भैया। बहुत रेयरली सिचुएशन के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे कॉल्स तक भी पैसा जा रहा है, और कभी कभी तो क्वेश्चन खुद बोल देता है कि आपको सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एक्स्ट्रा पैसा रखना है, उसके बाद भी यदि एक्स्ट्रा पैसा है तो वो रिफंड कर दो ट्रांसफर एंट्री में। तो वैसा क्वेश्चंस भी होता है। शेयर्स में बहुत तरीके के सिनेरियो बना सकता हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? टोटल 5,000 शेयर्स है, 30 रुपए करके 1,50,000 टू शेयर कैपिटल 1,50,000। being allotment money due मेरे को आप लोग रिसीव एंट्री बताओ क्या होगा। बाबू 7,000 क्यों लेगा? कंपनी जब इशू ही 5,000 शेयर्स किया है तो उतना लोग से ही पैसा मंगवाएगा ना। इतना जो तोड़ा था क्वेश्चन को, फिर क्यों तोड़ा? बैंक अकाउंट डेबिट, एक जन ने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,10,000। ये तो क्लियर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? 40 तो पहले ही आ चुका, तो अभी कितना आएगा बैंक में? 1,10,000। लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी बोल रहा है। एक बंदा ऐसा है जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, तो इसका पैसा भी तो बैंक में आएगा, वो भी तो कॉल्स इन एडवांस बोल के आएगा ना। क्लियर है? दिमाग पूरा खुला रखना पड़ेगा, पूरा स्टोरी याद होना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले अलॉटमेंट से रिलेटेड कितना पैसा आ रहा है? 1,10,000 अलॉटमेंट से रिलेटेड पैसा आ रहा है। फिर फ्यूचर कॉल्स के लिए कितना पैसा आ रहा है? कॉल्स इन एडवांस, उसके पास कितने शेयर्स थे? 200। वो क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों अभी दे रहा है। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज था और फाइनल कॉल पे 30, दैट मीन्स 50 रुपीज। क्लियर है ये चीज? करना होगा, फिर से प्रैक्टिस करना घर पे जाके, बिकॉज शेयर्स एक स्टोरी है। भूल गया था तुम लोग, एक बंदा ऐसा भी था जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। आपको ये भी दिमाग में रखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, तो वो सारा एडजस्टमेंट करते हुए चल रहे। ये तो शुरुआत है शेयर्स का। ये ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा?
फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री, तो क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाओगे? क्यों बाबा, ये तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, सबको मैसेज जाएगा। तो 5000 इंटू being first call money due, अब मुझे बताओ, ड्यू तो कर लिया, कितना पैसा फर्स्ट कॉल में तुम्हारे पास आएगा? माइनस 9,000। 90,000 बोलता तो मान भी लेता। समझ गया था मैं, इसलिए तो हमको रेक्टिफाई किया। भैया 4,000 तो इसमें से ऑलरेडी मिल जाएगा देखो, और बाकी का 5,000 मान लो 6,000 किया, हो जाएगा। इसमें से इसने तो पहले ही दे रखा है, इसने तो पहले ही दे रखा है, तो इसका पैसा तो कॉल पे आएगा नहीं, और ये एरियर कर रहा है, तो कितने लोग हैं जो कॉल का पैसा देंगे? 4,500 शेयर होल्डर कॉल का पैसा देगा। 4,500 इंटू 20 रुपीज, 90,000 कॉल में रिसीव होगा। आप जो बोले वैसा तो कि समझो तो 10 पर माइनस कर दिया। हाँ बोला ठीक है, मेरे को लॉजिक नहीं पता ना कैसे बोला। 10 पर माइनस कर दो पहले। पहले कहाँ दिया? लेकिन वो 2 कॉल का पैसा दिया। यदि तुम सोच रहे है ये, अरे तो जो सेकंड कॉल का वो तो सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट होगा। बाई फ्लूक तुम्हारा क्या हुआ, ये 10,000 माइनस करने से आंसर मैच हो गया, बट वो गलत था। आपको ये सोचना है कि टोटल 5,000 शेयर होल्डर से ड्यू किया, 200 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पहले ही दे रखा है, यानी अभी नहीं देगा, और 300 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल में एरियर कर रहा है। तो कितना लोग देगा तुमको? 4,500 शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय 20, यानी 90,000 तो बैंक में आएगा। तो वो एंट्री तो चला गया। अब बाकी 500 शेयर होल्डर का जो एडजस्टमेंट एंट्री, वो जर्नल तो करना पड़ेगा ना। कुछ लोगों का तो कॉल्स इन एरियर है। हाँ बोलो बोलो। कॉल्स इन एरियर कितना लोगों का है? इनटू 20, 6,000। कुछ लोगों ने पहले दे रखा था, उसका तो अभी एडजस्ट करेगा ना। जब पहले मिला था वो लाइबिलिटी, अभी एडजस्ट करेगा तो डेबिट कर देगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000। अरे नॉर्मली यदि मैं अभी जर्नल करने देता ना तो ठीक करते। सिंस ये जर्नल के साथ कैश बुक है, तो थोड़ा पजल्ड अप कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग को यही सेम क्वेश्चन घर पे विदाउट कैश बुक सॉल्व करना है, देखना हो जाएगा, एंड क्लैरिटी आएगा कि फिगर कहां से आया कहां से नहीं आया। जब अपन कैश बुक बनाता है तो कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में चला गया। अभी सोचो, नॉर्मल एंट्री करते तो आप यही करते ना, बैंक अकाउंट डेबिट 4,500 इंटू 20, calls in arrear account debit 300 into 20, calls in advance account debit
200 into 20 to share first call 5000 into 20। ये एंट्री करते ना नॉर्मली जो अभी तक करते आए हो, तो हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला ही तो कट कर दिया, बैंक वाला एंट्री, क्योंकि जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक वाला एंट्री जर्नल में आएगा नहीं, बाकी जो बच गया उसके लिए जर्नल पास कर दिया, वही तो किया। फर्स्ट कॉल रिसीव एंट्री तक कोई डाउट है तो पूछो। एक बार जो आप वापस से बताइए 300 वाला तीन चार, वो अभी जो आपने कहा कि लॉजिक के हिसाब से अगर उसको बताएं तो वो टोटल 5000 शेयर होल्डर से मनी ड्यू किया, उसमें से राजीव बोल के एक बंदा है जिसके पास 200 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल पहले ही दे चुका, तो अभी फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगा उसका। शंकर बोल के एक बंदा है जिसके पास 300 शेयर्स है, वो फर्स्ट कॉल दे नहीं रहा, तो जो बच गए उन लोग पैसा दे रहा है। आउट ऑफ 5000 इफ 200 पहले दे चुका, 300 नहीं दे रहा, 4500 वाले लोग फर्स्ट कॉल में पैसा दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो बैंक में आ रहा है वो, तो बैंक के डेबिट में लिख दिया हमने टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है? और बाकी जिसका पहले से आ रखा था और जो नहीं दे रहा उसके लिए हमने जर्नल एंट्री पास कर दिया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? जर्नल ही अपने को करना होता है, सॉफ्टवेयर में अपन को अकाउंटिंग एंट्री ही करना होता है, बाकी आगे का सारा काम। हाँ, अरे जर्नल ही सब कुछ है, उसके बाद बाकी का आगे का जितना प्रोसेस है ना वो सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है, लेजर खुद बना लेता है, ट्रायल बैलेंस खुद बना लेता है, मेन जर्नल है। हर सिनेरियो को जर्नल आना चाहिए। हाँ, तो क्या हो गया, एआई मिस्टेक भी तो है तो मेन मेड ही, फिर हम लोग कंप्यूटर ऑडिट्स करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट। फिर क्या करेगा, अरे अभी क्या करना है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगा, तो क्या होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5000 शेयर होल्डर 30 रुपए करके, टू शेयर कैपिटल being second and final call money due, being second and final call money due। आ जाएगा, करते करते क्वेश्चंस करना होगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गया, अब रिसीव एंट्री ड्यू किया 5000 से, 200 लोग तो पहले ही दे चुका, 300 लोग एरियर कर रहे हैं, तो कितना पैसा मिलेगा 4500 वाले लोगों से। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना 4500 वाले लोग दे रहे हैं, 30 रुपीज करके, कितना आ जाएगा 1,35,000। इतना तो बैंक में आ जाएगा मेरा, टोटल 5000 से ड्यू किया, 4500 वालों का पैसा बैंक में आ जाएगा।
अब जिसने नहीं दिया उसका पैसा चला जाएगा कहाँ? और जिसने पहले से दे रखा है उसका एडजस्ट करेंगे। कुछ गलत बताया था क्या तुम यहाँ पे? ठीक ही है। अच्छा हाँ, वो नीचे 30 है। क्या? ग्यारह जर्नल एंट्री में मैं लास्ट में जब समराइज करूंगा ना, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। 11 जर्नल एंट्री में सारा केसेस आ जाता है, सारा केसेस। एक या 1.5 पेज लगेगा अपने को, सारा 11 जर्नल एंट्री कंसिडरिंग ऑल द केसेस। उससे ज्यादा बाहर कुछ होता ही नहीं है शेयर्स के अंदर में। बस उसका फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है अपने को एग्जाम में। समझ में आया? जब क्वेश्चन में कैश बुक रहता है तो कैसे करना है? बस इतना ही काम था इस क्वेश्चन में, और कुछ था ही नहीं। फाइनल कॉल तक पैसा मिल गया। जो जो बैंक का एंट्री था वो हमने कहाँ डाल दिया? कैश बुक में। अब बैंक का बैलेंस शीट ही निकाल दो। बैंक का बैलेंस शीट ही कैलकुलेट कर दो। कितना है बैलेंस शीट? भैया 485,000. यस, 4,85,000। समझ में आया? प्रो डाटा के केस में क्या करना है? कॉल्स इन एरिया फिर से आज भी रिवाइज हो गया, कॉल्स इन एडवांस। इवन हम लोगों ने कैश बुक भी बनाना सीख लिया। अब जो होमवर्क थे जिसमें कैश बुक बनाना था, जहां पे आपने कैश बुक नहीं बनाया, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास किया था, अब आप लोग कैश बुक बनाएगा उन क्वेश्चंस का। ठीक है? सिर्फ कैश बुक, जर्नल नहीं, सिर्फ कैश बुक बनाएगा आप लोग। ठीक है? इस क्वेश्चन को विदाउट कैश बुक सॉल्व करेगा। सेम क्वेश्चन को विदाउट कैश बुक सॉल्व करेगा। और जो क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं उसमें कहीं कहीं रिक्वायरमेंट पार्ट में कैश बुक था, तो मैंने बोला एक बार स्किप कर देना। तो अब आप लोग कैश बुक ड्राफ्ट करेगा उसका। क्लियर है? इतना ही टास्क है तुम लोग के लिए। हाँ, 1 to 11 में। ठीक है, उतना ही टास्क है। तो रिवाइज करते रहोगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन में आई विल बी स्टार्टिंग कंसिडरेशन अदर देन कैश, बार्टर सिस्टम वाला। हम कुछ सामान खरीदेंगे या कंपनी खरीदेंगे या किसी का सर्विसेज लेंगे और उसके बदले में उसको शेयर्स दे देंगे। क्लियर है? वो वाला टॉपिक टच करेंगे एंड उसके बाद हम लोग घुस जाएगा फॉरफीचर एंड देन रीइश्यू, फिर शेयर्स खत्म। ठीक है? फिर एक ही पार्ट रहेगा बैलेंस शीट वाला। बाकी थ्योरी रिवाइज करते रहो आप लोग। हाँ, नहीं, डिवेंचर्स है। डिवेंचर्स इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ शेयर्स। शेयर्स का जर्नल में कमांड आ गया तो डिवेंचर ऐसे हो जाएगा आप लोग से। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।